बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ टू पार्ट सीरीज। आज फर्स्ट पार्ट है और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है दिस वीक होगा या फिर सैटरडे या संडे को होगा, वो मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा। बट दिस इज पार्ट वन ऑफ दिस कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। दिस इज अ वास्ट टॉपिक जिसको डेफिनेटली अगर आपने कोर्स करना हो तो महीनों चाहिए, नॉट जस्ट वन डे। So this is a webinar, this is a workshop on cognitive behavioral therapy. So definitely I cannot take less than 2 days speaking about it. Uh, Cognitive behavior therapy. सबसे पहले मैं माइक सबके म्यूट कर दूं। जस्ट वन सेकंड। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और CBT। मेरा नाम है मराठी अली। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई हैव वर्कड एज अ बिहेवियरल थेरेपिस्ट आल्सो। I have been conducting workshops, teaching courses. तकरीबन टीचिंग का एक्सपीरियंस मेरा 2 साल का, और जो वर्क एक्सपीरियंस एज अ बिहेवियरल थेरेपिस्ट दैट इज 1.5 years. So that's about me, and now let's start with our workshop. Aaron T. Beck, the founder of cognitive behavioral therapy, जैसे आपकी तस्वीर में आपके सामने है इनकी। He was basically from a university, for a psychiatrist in a university of Pennsylvania, and when he developed his cognitive behavioral therapy. आज हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये स्टार्ट कैसे हुई, फ्रॉम वेयर डिड इट स्टार्ट। हम लोग आरएन बेक के बारे में स्टार्ट करेंगे। और आरएन बेक की रिसेंटली डेथ हुई है। His age was 100 years old. He made a school of एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया था जो आजकल इनकी बेटी रन कर रही है, जिसमें ये CBT जो है सिखाते भी हैं। A great man, definitely. He was a professor in University of Pennsylvania. हम इनके बारे में आज स्टार्ट करते हैं। आज he was Aaron Beck was basically the youngest, सबसे youngest child थे। इनकी फैमिली के 5 बच्चे थे और ये उनमें सबसे ज़्यादा यंगेस्ट थे। और इनकी पैदाइश जो थी जुलाई 18 1921 में थी। आ, और इससे पहले इनकी एक बहन थी और उन बहन की डेथ हो गई थी। और उन बहन की डेथ की वजह से इनकी जो अम्मी थी वो बहुत शदीद डिप्रेशन में चली। तो आरन बेक साहब है, ही वॉज एन एग्जाम्पलरी स्टूडेंट। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड था एज ए स्टूडेंट। उन्होंने अपनी मेडिकल डिग्री ली फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी इन 1946। इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स विन किए बोथ इन एज अ स्टूडेंट, और जब इन्होंने डेवलप कर ली CBT उसके बाद इनको 5 ऑनरेरी अवार्ड्स भी मिले, ऑनरेरी डिग्रीज भी मिले, विच इज़ अ बिग ऑनर। So he was an exemplary student, काफी exceptional student थे। His mother was depressed when her daughter died, but this depression was lifted when Aaron was born. So जब आरन पैदा हुए उस अपनी बहन के बाद, तो इनकी डिप्रेशन जो था वो कम हो गया था इनकी अम्मी का। जो मिस्टर बैक थे वो एक दफा ऐसा हुआ कि इनका जो बाजू था वो टूट गया था, और उस टूटे हुए बाजू की वजह से इनको इन्फेक्शन हो गया था, और उस इन्फेक्शन की वजह से he nearly died because of that infection. सो इसकी वजह से उनको काफ़ी सारे जो फियर्स थे वो उन्होंने अपने ओवरकम किए। मिस्टर बैक ने खुद से ओवरकम किया, यानी किसी थेरेपिस्ट के पास गए, बट ही ओवरकम इट बाय हिमसेल्फ। और वो सारे फैक्टर्स उन्होंने किस तरह ओवरकम किए, कॉग्निटिवली, समझ बूझ के अपने सॉल्यूशंस उन्होंने निकाले, और उस तरह उन्होंने फिर इसको सारे फियर्स जो थे अपने ओवरकम किए। और इसका फिर लेटर इनकी लाइफ में जाके इन्फ्लुएंस होता है जो इनकी थेरेपी पर जो थेरेपी बनाई है। बेक जो थे, ही वाज एक्चुअली अ साइकाइट्रिस्ट, नॉट साइकोलॉजी। इनका साइकोलॉजी की डिग्री नहीं है, इनका साइकाइट्री की डिग्री है, और ये साइकाइट्री के प्रोफेसर थे और एक साइको एनालिस्ट थे। साइको एनालिस्ट आपको पता होगा, यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया के में प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री थे, और एक साइको एनालिस्ट जो फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस बनाया, वो वाले साइको एनालिस्ट थे। He took
focus course in psychoanalysis. इन्होंने psychoanalysis सीखा और psychoanalyst बन गए और as a psychoanalyst patients को treat किया करते थे और most of his life was spent researching and practicing psychoanalysis. इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं. इनिशियली वो एनरोल हुए, सबसे पहले ये गए और इन्होंने एनरोल किया साइको एनालिसिस के कोर्स में जाकर. जब भी साइकेट्री में इन्होंने दाखिला लिया हुआ था, उसमें जाके इन्होंने साइको एनालिसिस कोर्स में दाखिला लिया और बड़े इनका फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि बड़े डिस्करेज हुए साइको एनालिसिस से और बाहर निकल के कहा कि ये एक नॉनसेंस है. इनका ये ख्याल था कि साइको एनालिसिस बेसिकली अ नॉनसेंस. फिर लेटर उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली, दोबारा जाके कोर्स किया और जब ख़त्म किया ये सारा कोर्स तो उन्होंने अपने फ्रेंड को खत लिखा और खत में लिखा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज वन conceptual system that is peculiarly suitable for the needs of the medical student physician to be psychoanalysis. इसमें वो कहना ये चाह रहे हैं कि मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि एक कंसेप्चुअल सिस्टम है जो कि सूटेबल है हर मेडिकल स्टूडेंट की ज़रूरत का, हर फिजिशियन जो बनेगा फ्यूचर में उसकी ज़रूरत का एक कोर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ साइकोएनालिसिस. ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था. ही वाज अ वेरी लाइक अ फैन ऑफ साइकोएनालिसिस और साइकोएनालिसिस उनका यही ओपिनियन था कि हर साइकाट्रिस्ट को, हर मेडिकल स्टूडेंट को साइकोएनालिसिस सीखना चाहिए. फिर उन्होंने अपने मोस्ट ज़्यादातर जो कैरियर था वो उन्होंने प्रैक्टिस करना साइकोएनालिसिस और रिसर्च करना साइकोएनालिसिस, इसी में सारा गुजार दिया. उसके बाद उन्होंने जाके डेवलप की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको सीबीटी आज हम कहते हैं. उन्होंने फिर बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी जो हम टेस्ट है हमारे पास आजकल डिप्रेशन का, वो भी इन्वेंट पीडीआई जिसको कहते हैं. बैक होपलेसनेस स्केल बनाया उन्होंने, बैक एंजाइटी स्केल बनाया उन्होंने, BAI, जो कि हम लोग इंटर्नशिप्स में आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है. अब इन्होंने डेवलप कैसे की जो सीबीटी है. जब वो डिप्रेस्ड पेशेंट्स के साथ वर्क कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि उनका जो साइको एनालिसिस है वो उनकी पेशेंट्स की हेल्प नहीं कर रहा जितनी उसको करनी चाहिए थी. इट वाज नॉट हेल्पिंग देम, इट वाज नॉट ट्रीटिंग देम वेल. तो इसी ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने वो अपने जब वो पेशेंट्स के साथ बात कर रहे थे उन्होंने उन्होंने ये देखा कि जो उनके पेशेंट्स हैं उनके काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स हैं उनके अंदर, सच एज आई एम नॉट गुड इनफ, कि मैं not good enough, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं ये काम कर सकूँ. आई कैन डू माई जॉब, मैं अपना काम नहीं कर सकती, जो जॉब है मेरी वो नहीं कर सकता. नो बडी केयर्स अबाउट, कोई भी मेरी केयर नहीं करता. ये जो थॉट्स थी ये उनके अपने बारे में होती थी पेशेंट्स के, वो पूरी दुनिया के बारे में होती थी और फ्यूचर के बारे में थॉट्स उनके. ये आरन बेक साहब ने पेशेंट से बात करते हुए डिस्कवर की. और इसके बाद क्या हुआ कि जो पेशेंट्स थे उन्होंने ये देखा कि जो पेशेंट्स हैं वो इन्हीं थॉट्स के ऊपर रूमिनेट करते रहते हैं और रूमिनेट करते करते इन थॉट्स के ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हैं कि ये थॉट्स जो हैं ये सच है. और जब तक वो इन थॉट्स पे पक्का यकीन रखते हैं कि हाँ मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं फ्यूचर मेरा अच्छा नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, और वो तब तक वो पेशेंट्स डिप्रेस्ड रहते थे, उनके डिप्रेशन के सिम्टम्स खत्म नहीं होते थे. इससे इसने रियलाइज किया मिस्टर बेक ने कि इनके डिप्रेशन को चेंज करने के लिए तो उनकी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा. दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. इससे बनी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. अब इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी सीपीटी के डेवलपमेंट के बाद काफ़ी सारी उनको ऑनररी डिग्रीज मिली. 5 ऑनररी डिग्री, व्हिच इज नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली. हमें एक ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हम समझते हैं, समझेंगे भी. डेफिनेटली इट्स एन ऑनर. कोई आपको यूनिवर्सिटी ऑनररी डिग्री दे लो, आपने पीएचडी ना की उसके बावजूद वो ऑनररी डिग्री. बट इन्होंने 5 डिग्रीज दिया और काफ़ी सारे ऑनररी अवार्ड्स भी मिले, which you can read on the Google as well. So this is a big honor.
लेटर ऑन दिस CBT1, इसके बाद जो CBT थी इसको एक्चुअली जो ओरिजिनल टर्म था वो कॉग्निटिव थेरेपी थी। जो ओरिजिनल मिस्टर बेक ने डेवलप किया वो कॉग्निटिव थेरेपी जो कि सिर्फ थॉट्स पे काम करती है। उसके बाद आई CBT जिसमें हमने बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी को कंबाइन किया। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है उसमें काफी सारी और थेरेपीज आने शुरू हुई, जिसमें एक्सपोजर थेरेपी है, आर्ट थेरेपी है, DBT है, REBT है। ये सारी थेरेपीज है। DBT REBT का तो नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, गारंटी। ये सारी चीजें अम्ब्रेला टर्म जो CBT है उसके अंदर आती है। इन सब में हम बेसिकली थॉट्स पे काम कर रहे होते हैं पेशेंट्स। REBT में हम लोग ज्यादातर उस पर फोकस, दैट इज मोर ऑफ डायरेक्टिव, हम उसको ज्यादा डायरेक्शन दे रहे होते हैं पेशेंट को, ये करो, एज कम्पेयर टू CBT। CBT इज नॉट दैट डायरेक्टिव, बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, बट बेसिकली इट्स जस्ट द सेम थिंग जो CBT में हम लोग कर रहे होते हैं। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसकी कोर एजम्पशंस क्या है CBT की। हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा अभी, तो डेवलप कैसे हुई, मिस्टर आरन बेक ने कैसे डेवलप की। CBT वो थेरेपी है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, सबसे ज्यादा पॉपुलर थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। पाकिस्तान में तो बहुत मशहूर है, पाकिस्तान में कोई और स्कूल ऑफ थॉट इतना मशहूर नहीं है जितना CBT मशहूर है। बाकी दुनिया में और भी हैं स्कूल्स ऑफ थॉट, बट CBT इज आल्सो मोस्ट पॉपुलर। एंड देयर इज अ रीजन, देयर आर रीजंस फॉर दैट। इसमें काफी सारी रिसर्चेस भी हुई हैं, और मोस्ट रिसर्च थेरेपी है साइकोथेरेपी। पीपल आर नॉट ब्रोकन, हम लोग अब इसकी कोर assumptions की तरफ देख रहे हैं। पीपल आर नॉट ब्रोकन, नीड टू बी फिक्स्ड, बट दे नीड टू बी हर्ड एंड अंडरस्टूड। अब आपके पास एक क्लाइंट आया है, आप CBT के प्रैक्टिशनर हैं, एंड आपने ये कोर assumption माइंड में रखी कि पीपल, टूटे हुए लोग आपके पास नहीं आए कि जिनको आपने ठीक करना है। जैन की जिस तरह एक गाड़ी होती है उसमें कोई उसका कभी गियर बॉक्स खराब होता है, कभी उसका टायर फटा हुआ होता है, आपने वो टूटी हुई गाड़ी को ठीक करना होता है और अब वापस उसे कस्टमर को दे देना होता है। दिस इज नॉट द केस विद द पेशेंट्स जो आपके पास आएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट विद द पेशेंट। पेशेंट टूटा हुआ आपके पास नहीं आएगा जिसको आपने ठीक करना है, बट इंस्टेड आपने उस पेशेंट को सुनना है और समझना है। पीपल नीड टू बी हर्ड एंड अंडरस्टूड। जो लोग हैं उनकी जरूरत ये है कि उनको सुना जाए और उनको समझा जाए। जिस तरह मेरे एक प्रोफेसर थे, वो आजकल है प्रेसिडेंट है पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के। एंड वो क्लास में ये काफ़ी दफ़ा बात कहा करते थे कि लोग चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि कभी भी सारी उम्र उनकी बात किसी ने सुनी नहीं होती। दिस इज द कोर assumption ऑफ CBT कि आपके पास पेशेंट आया, आपने उसकी बात सुननी है। दे नीड टू बी हर्ड एंड दे नीड टू बी अंडरस्टूड। पीपल लर्न अनहेल्पफुल वेज ऑफ थिंकिंग। अनहेल्पफुल वेज ऑफ थिंकिंग यानी कि जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कह लें, या अन रियलिस्टिक इरेशनल थॉट्स कह लें। जो भी अनहेल्पफुल वेज ऑफ थिंकिंग है उनकी, इस बात को समझें, दिस इज नॉट थॉट्स, दिस इज अनहेल्पफुल, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। जो वे ऑफ थिंकिंग है अनहेल्पफुल, ये अनलर्न की होती है हमेशा उन्होंने जिंदगी में, और उसको उसी तरह अनलर्न भी कराया जा सकता है जैसा उन्होंने लर्न की है। जिस तरह उन्होंने अनहेल्पफुल वेज लर्न किए सोचने की, उसी तरह अनलर्न भी कर सकते हैं। हर इंसान सोलली रिस्पॉन्सिबल है उसके थॉट्स का, उसके एक्शन का और उसकी फीलिंग्स का। सोलली का मतलब होता है कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी एक्शंस का, अपनी थॉट्स का और अपनी फीलिंग्स का। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो भी उसके माइंड में थॉट्स आ रही है वो उसकी उसके कसूर है कि वो ये थॉट्स। फॉर एग्जांपल, अब ये अगली CBT को रिसेप्शन है कि थॉट्स व्हिच एंटर इनटू आवर माइंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बट वी कैन एक्ट अपॉन देम। जो थॉट्स हैं वो हम खुद नहीं लेके आ रहे होते, वो आ रही होती है, वो कहीं और से आ रही होती है, वो हमारी माइंड में कॉन्स्टेंटली चल रही होती है, एंड दे आर नॉट बिकॉज ऑफ कि हम लोग जानबूझ के वो थॉट्स माइंड में लेके आ रहे होते हैं। they are just automatic, जो कि बार बार कॉन्स्टेंटली आ रही होती है हमारे थॉट्स। वी कैन नॉट कंट्रोल दैम, कि वो ना, हम लोग ये नहीं कर सकते कि वो थॉट हमारे माइंड में ना आए, वो थॉट्स आती रहती है ऑटोमेटिकली। बट जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है कि हम उस थॉट पे एक्ट करें या ना करें। ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में थॉट का आना नहीं है, बट हमारे कंट्रोल में हमारा अपना एक्शन है, जो कि हम लोग थॉट्स के की वजह से बिहेव करते हैं। वो बिहेवियर हमारे कंट्रोल में। We can choose to act upon it or we cannot choose to
to act upon it. ये हमारे इस्लाम में भी बहुत अच्छी चीज़ है। चंद साहबा आए कि माइंड में इस तरह थॉट्स आते थे कभी, यानी कि फॉर एग्जांपल अल्लाह रसूल के खिलाफ जो काफ़ी सारी आप लोग सुनते हैं साइकोलॉजी में लोग कंप्लेन आ जाती है कि थॉट आ रही है। जो थॉट आ रही है उसका गुनाह नहीं है इस्लाम में। कितनी अच्छी बात है, 1400 साल से पहले की बात है। थॉट जो आ रही है, अब हमें सीबीटी से ये पता चलता है कि नहीं, अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है जो थॉट आ रही है, बट हम जो एक्शन लेते हैं उस थॉट के नतीजे में, वो हमारे कंट्रोल में जरूर है। अगर हम उस पर एक्शन ही ना लें तो हमें कोई गुनाह नहीं। इस्लाम में भी है, सीबीटी से भी है। वेरी गुड थिंग। All people have the ability to select new thought patterns and act upon them. थॉट के पैटर्न्स जो है वो डेफिनेटली हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम उसके ऊपर एक्ट जो है वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसके ऊपर बाद में एक्ट कर सकते हैं। सीबीटी की हमने ये चीज़ तो हमने यूनिवर्सिटीज में काफ़ी सारी पढ़ी है। थॉट्स जो सी वो इन्फ्लुएंस कर रही है मूड को, मूड इन्फ्लुएंस इवेंचुअली कर रहा है बिहेवियर्स को। थॉट्स जो सी है दैट इज व्हाट यू वर्क ऑन इन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। We don't work on emotions. Emotions are a result of the thoughts that are in there. This is according to Aaron Beck. जो थॉट्स की क्वालिटी है इधर हेड में, उसी तरह के हमारे फिर इमोशंस आते हैं, उसी की वजह से फिर हमारे आगे बिहेवियर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, और अगर थॉट से डायरेक्टली बिहेवियर्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि सर जी हमने तो पास हो जाना है, आपकी ये थॉट्स हैं कि हमने पास हो जाना है, हमें इजीली हम लोग पास हो जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपकी ये थॉट है। इसी के जरिए फिर आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा। आप पढ़ेंगे नहीं, आप कहेंगे हमने तो पास हो जाना है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी। सो उसकी वजह से आपका बिहेवियर हो जाएगा, आपका बिहेवियर फिर स्टडी करने में लगेगा। उसी तरह आपका मूड भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि आप को पता है कि आप पास हो जाए, आपका सब थॉट्स है कि हम पास हो जाएंगे, आपका मूड अच्छा होना शुरू हो जाएगा, यू विल फील गुड, हाँ मैं तो पास हो जाऊंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आपके इमोशंस भी ठीक है, आपके बिहेवियर भी पढ़ने वाले, दोनों चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। उसी तरह आप स्किज़ोफ्रेनिया में जिस तरह लोगों के डिल्यूजन्स होते हैं, उसमें अब नया मॉडल भी आया है जो आरएन बैकॉन डिस्कस कर रहे थे वन ऑफ दिस वीडियोस, कि हम लोग थॉट पे उस पे काम करने की बजाय बिहेवियर पे काम करें। जो डिल्यूजन स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के, हम जब उसके बिहेवियर पे काम करेंगे, जब वो आइसोलेटेड बिहेवियर में रह रहा है, वो स्कूल नहीं जाता, वो कोई काम नहीं करता, वो घर में रहता है, आइसोलेटेड उसका बिहेवियर, किसी से बात नहीं कर रहा है, हम उसके बिहेवियर पे काम करेंगे, हम उसको बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक्स हम यूज करके उसके बिहेवियर को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। और जब बिहेवियर उसको नॉर्मल, लोगों स्कूल जाने शुरू करेगा, लोगों से बात करना शुरू करेगा, उसकी थॉट्स भी नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगी, उसका जो डिल्यूजन है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। We do this in the treatment of schizophrenia. Schizophrenia patients का तकलीफ करते हैं। This is according to Aaron Beck. So thoughts इन्फ्लुएंस कर रही हैं बिहेवियर्स को, और बिहेवियर्स भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं थॉट को, और ये सारी फिर आपस में इमोशंस को भी इफेक्ट कर रहे हैं, और इमोशंस भी बाकी दोनों चीजों को इफेक्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी नो इन सीबीटी। अब आपके पास थॉट्स के साथ में यहाँ पे सबसे पहले थॉट्स की बात करूँ, स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट की मैंने एक और वेबिनार पूरा दिया है जिसपे मैंने इस ट्रीटमेंट की बात की है। दो ट्रीटमेंट थे, थॉट्स पे काम करने वाला भी, बिहेवियर पे काम करने वाला भी, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हैं वो ट्रीटमेंट पे आप किस तरह करना है यूजिंग सीबीटी। बट यहाँ पे दिस today's topic is CBT and we are discussing part one of CBT, so I'm not going to go into the treatment of schizophrenia. That is a separate topic. CBT prioritizes the present, does not talk about the past or the future. आपके पास पेशेंट आया, आपने उसके मुस्तकबिल के बारे में बात नहीं करनी, ना आपने उसके डिस्टेंट माजी के बारे में बात करनी कि अपने आपके बचपन में पेरेंट्स से कैसे ताल्लुक थे। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट एंड द राइट नाउ मोमेंट अबाउट सीबीटी, इंडियन सीबीटी। और इसमें से फिर आपने उसकी जो थॉट्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश करनी है। इसके बाद हम आएंगे इसकी टेक्निक्स के ऊपर। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक्स, इसमें से काफी सारी टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं सीबीटी में टू चेंज द थॉट्स ऑफ द पेशेंट, बट इनको हम डिटेल में बात करेंगे डेफिनेटली, इट रिक्वायर्स मच मोर सेशन दिस। सो इनके डिटेल में हम
पार्ट 2 में बात करेंगे। पार्ट 1 में भी आप जस्ट लुक एट द ओवरव्यू। आइडेंटिफाइंग ऑटोमेटिक थॉट्स, ऑटोमेटिक जो थॉट्स उसके माइंड में आ गए उनको आइडेंटिफाई करना। इवैल्यूएटिंग द एविडेंस। अच्छा, सीबीटी जो सी है, इट इज बेसिकली कोलैबोरेटिव वर्क। आप अपने पेशेंट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ, एंड यू आर बोथ वर्किंग ऑन समथिंग ऑन विच ऑन द थॉट्स ऑफ द क्लाइंट। इट इज नॉट लाइक कि आप कोई काम कर रहे हैं और पेशेंट जो है वो बैठा है, इस तरह नहीं है। दोनों काम कर रहे हैं, इट्स कोलैबोरेटिव वर्क, आप दोनों कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। उसमें ये टेक्निक आती है इवैल्यूएटिंग द एविडेंस। आप दोनों मिलकर इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जो आपके ये माइंड में थॉट आ रही है, ये इसका एविडेंस क्या है कि ये आप सच आपकी थॉट है या नहीं। रिमेंबर, जब मैंने शुरू में कहा था कि आरन बेक जो है, उसने अपने पेशेंट को देखा कि उनकी इरेशनल थॉट्स थे और वो इरेशनल थॉट्स पे बिलीव करना शुरू हो गए थे कि ये सच है, उसकी वजह से उनमें डिप्रेशन आ रहा था। उसमें फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि उनकी थॉट्स को दोनों मिलके, थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिलके, कि आपकी क्या ये थॉट सच है या नहीं है। डेवलपिंग एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज के बाद हम उनके जो एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज हैं उनको डेवलप करें। चैलेंजिंग कोर बिलीव्स, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक, बट इट डज नॉट वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम। बट जब ये काम करती है, इट वर्क्स वेरी वंडरफुल। जो कोर बिलीव्स है, आपने उस तक पहुंचना होता है, बिल्कुल जो कोर बिलीव्स, बॉटम की जो बिलीव्स है उन तक, और उसके बाद आपने उनको चैलेंज करना होता है कि ये सच है, कोर बिलीव्स तक पहुंच गए। एंड दिस इज दिस टेक्निक हम इसको इंशाल्लाह पार्ट 2 में करेंगे, डिटेल में बात कर सकते। कॉग्निटिव रिहर्सल, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स, आइडेंटिफाइंग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। आइडेंटिफाइंग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आप उसी तरह करेंगे जिस तरह आप हिस्ट्री ले रहे हैं और वो आपको बता रहा है, वो अपनी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है वो आप उसको देख रहे हैं, और आप उसको आइडेंटिफाई करें। डाउनवर्ड एरो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट के, उसके पेशेंट के साथ मिलके आप सॉल्व करें। डी कैटास्ट्रोफाइजिंग, जो कि हमें पता है कि कैटास्ट्रोफाइजिंग हम लोग बहुत ज़्यादा सब पेशेंट्स करते हैं कि हर सारी ज़िंदगी तबाह हो गई है, दुनिया तबाह हो गई, सब कुछ तबाह हो गया, कैटास्ट्रोफाइजिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसको फिर डी कैटास्ट्रोफाइज आप करेंगे। एक्सेप्टेंस इन द टेक्निक, होमवर्क, थॉट रिपोर्ट। होमवर्क में आप कहते हैं कि घर जाकर जर्नल एक ले लें, अपना एक अपनी कॉपी ले लें, रजिस्टर ले लें, उस पर अपने जो थॉट्स हैं वो रिकॉर्ड करें। दिस इज बेसिकली दैट होमवर्क। आप घर के लिए उसको काम देते हैं, वो थॉट रिकॉर्ड करके आएगा और फिर आप उसको फर्दर इवैल्यूएट करें। अगेन वेरी वंडरफुल थेरेपी, वेरी वंडरफुल थिंग, सीबीटी। दिस इज दुनिया की सबसे ज़्यादा रिसर्च थेरेपी। यूजुअली रिक्वायर्स 10 to 12 सेशंस, 10 से 12 सेशन इसके नहीं होते, समटाइम्स इवन लेस देन 10 सेशंस। एक क्लाइंट मैंने देखा था, उन्होंने 6 सेशंस लिए थे एंड दैट ही फेल्ट मच बेटर आफ्टर दैट। बट डाउन साइड इसकी ये है कि इसकी जो जिस तरह इट पील ऑफ होना शुरू हो जाती है चंद अरसे के बाद, इट बिगिंस टू रिड्यूस, यानी कि आपने 10-12 सेशन लिए, उसके चंद अरसे के बाद इसका असर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। दिस इज अ डाउन साइड ऑफ इट। हम इसका क्रिटिसिज्म भी बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट। इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्रिटिसिज्म, बाकी सब कुछ जो है हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी तक इतना ही है, किसी का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछें। अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन तो पूछें। सर, जी जी पूछें। जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, मतलब पाकिस्तान में आप कह रहे थे कि ज़्यादातर यूज़ होती है और सक्सेसफुल भी रही है। बट सर, जहाँ तक मैंने सुना है, बहुत से केसेस में सीबीटी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही है। एक तो इस क्रिटिसिज्म की वजह से कि ये प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि कोर बिलीफ जो है वो चेंज करने के लिए या उसमें नए थॉट्स, नए बिलीफ इनपुट करने के लिए आपको पास्ट पे भी जाना होगा, और वो हिस्ट्री लेने के लिए उसमें टाइम भी लगता है। क्योंकि अक्सर जब भी सीबीटी हो गई होती है एक पेशेंट की, क्लाइंट की, तो 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद फिर से वही सिम्टम स्टार्ट होने लग जाते हैं। ये एक तरह से मतलब उनको टेम्पररी सोल्यूशन है सीबीटी। हाँ, इसमें देखिए मैंने बात की थी कि वो सीबीटी सबसे ज्यादा यूज होती है, बट आई डिड नॉट से कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, आई डिड नॉट से दैट। सीबीटी किसी भी और थेरेपी से ज्यादा यूज होती है, ये भी मैंने कहा था, बट आई डिड नॉट से कि सीबीटी सक्सेसफुल है। सीबीटी, देखिए, सीबीटी जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है पाकिस्तान में, दुनिया में भी यूज होती है, बस उसकी रीजन है वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज को ये बहुत पसंद होती है, और जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा यूज होती है कि 10 से 12 सेशन में उनको पैसे कम देने पड़ते हैं टू द थेरेपिस्ट। इस वजह से ये सबसे ज्यादा मशहूर हो गई थी। बात ठीक है आपकी कि वो
चंद 2-3 महीने के बाद जो है वो असर खत्म होना शुरू हो जाता है। बट इट्स नॉट लाइक इन सम केसेस ये इफेक्टिव है बाकी थेरेपी से ज्यादा। इन सम केसेस समटाइम्स यू नीड दिस थेरेपी। सो जी, जस्ट दिस अस्सलाम वालेकुम काइंड। सर। जी जी बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। एम वालेकुम आई सलाम। ऑडिबल? जी जी बोले, आयशा बोले। जी सर, मैं जो हूँ सीबीटी में अभी स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ, ऑलमोस्ट एंड है बस मेरा। तो उसमें मैं आपको बताना कहाँ से चाहूँगी, कर रही हैं? माशाल्लाह आपने बहुत गंधारा मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर से। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू। जी, तो सर आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया है। जैसे कि अभी एक पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने कहा कि ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो सर अभी हमने ओसीडी, पैनिक हो गए या पीटीएसडी, इन सब पेशेंट्स पे हम जब कर रहे हैं, तो जैसे आपने बिल्कुल समझाया, कोलैबोरेटिव अप्रोच है ये। और एक स्ट्रक्चर्ड थेरेपी है 10 से 12 सेशंस की। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी है। और ये एक स्ट्रक्चर्ड थेरेपी होती है, जिस तरह आपने बताया कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे बात करते हैं, कोर बिलीव्स पे काम करते हैं, डीटीआरएस जो डेली थॉट रिकॉर्ड शीट होती है, डिसफंक्शनल शीट जिसे हम कहते हैं। तो ये इसलिए सर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि सर अगर हम इसे थोड़ा सा कंपैरिजन करें काउंसलिंग के साथ, तो उसमें थोड़ी डिपेंडेंसी हो जाती है क्लाइंट की हमारे पास, कि वो आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ बूस्टर सेशन के लिए आ सकता है। लेकिन सर सीबीटी में ऐसा नहीं है, जैसे आपने बताया बिल्कुल, कि ये इंडिपेंडेंट करती है क्लाइंट को। उसके पास एक स्किल्स आ जाती हैं, और उसको पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इंडिपेंडेंटली कैसे सरवाइव करना है। और उसको सर हम इसमें प्रॉपर एजुकेट करते हैं, जो काउंसलिंग में हम नहीं करते एजुकेट अपने क्लाइंट्स को। लेकिन सीबीटी वाहिद वो थेरेपी है जिसमें हम लोग एजुकेट करते हैं पेशेंट्स को। उसके साथ हम लोग कॉन्सेप्चुलाइजेशन करते हैं, जिस तरह आपने बताया कि जब हम इवेल्युएशन सेशन करते हैं, और उसके बाद जब हम उसके कोर बिलीव्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो जब हमारा 8वां सेशन सर आता है ना कॉन्सेप्चुलाइजेशन का, उसमें प्रॉपर हम उसको बताते हैं कि स्टार्ट से एंड तक अब हम आए हैं तो क्या क्या चीजें लेके आए हैं। और उससे फिर हम लोग कहते हैं कि वो इंश्योर करे कि आया जो हमने डेटा कलेक्ट किया वो ठीक है, और उसको हम एजुकेट करते हैं कि कोर बिलीव्स क्या है। जिस तरह आपने सर 3 बताए ना एरियाज, कि वो अपने बारे में, लोगों के बारे में और दुनिया के बारे में क्या बिलीव्स रखता है, तो हम उसके बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव थेरेपी है। अभी तक हमने 5-6 डिसऑर्डर्स पे की है, तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट है। जैसे आपने बताया ना, 6 सेशन में ही लोग कहते हैं, आपको कहते हैं कि हाँ बहुत मतलब वो ठीक होने लगे हैं। तो ऐसा ही है, जब 8वें सेशन पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उनको समझ आ जाती है कि हम कहाँ कहाँ पे डिस्टॉर्शन कर रहे थे। हाँ मेरा मतलब वैसे इसमें ये सर ये था बड़ा कि, आपने हाँ जी जी हम्म बोले हम्म बोले बोले। जी सर, मैं कह रही थी, आपने कहा ना बड़ी वास्ट फील्ड है, स्ट्रक्चर्ड है। अगर टाइम होता मैं जरूर बताती कि फर्स्ट सेशन से लेके हम 12 सेशन तक क्या क्या करवा रहे हाँ होते हैं, बिल्कुल, कैसे उनको एलिसिट करवा रहे मेरा मतलब होते कहने का हैं। ये था कि जी सर। एज कम्पेयर टू, लेट से ये जो सी सिर्फ थॉट्स पे काम करती है, ये ओवरऑल इंसान की लाइफ पे काम नहीं करती। ये बात ठीक है, हाँ इफेक्टिव है समटाइम्स। देखिए हर जो थेरेपी है ना, उसके एडवांटेजेस हैं, क्रिटिसिज्म है, और उसके डिसएडवांटेजेस है। आपने इन चीज़ों को माइंड में रख के पेशेंट को देखना होता है कि कौन सा थेरेपी जो सी है इस पे हमें करनी चाहिए यूज, और विच थेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर थॉट पे, अगर प्रॉब्लम जो सी बच्चे का ट्रॉमा हुआ है चाइल्डहुड में, so you will use the psychodynamic therapy, but CBT is also effective, बिल्कुल सच बात है। बट इन द लॉन्ग टर्म इसका जो असर है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। इट डज हैव दैट टेंडेंसी कि वो पील ऑफ होना शुरू हो जाती है। सर मुझे लगता है ये सीबीटी साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए ठीक है। मतलब कोई भी इशू आपकी जिंदगी में चल रहे हो, स्ट्रेसर्स हो, एंजाइटी हो, या कोई भी प्रेजेंट कोई ऐसा इवेंट हुआ हो, तो उनके लिए सीबीटी ठीक है। कि मतलब आपको एक रेशनलिज्म, एक रेशनलाइज तरीका मिल जाता है जिंदगी गुजारने का। क्योंकि क्लाइंट इसीलिए हमारे पास आता है कि उसको पता होता है मैं गलत कर रहा हूँ, उसके बावजूद वो बेचारा कर रहा होता है। तो यही तो मतलब है, सीबीटी इसी चीज को सिर्फ कंसेप्चुअलाइज कर देती है। बट फिर भी वो 3-4 मंथ बाद वो खुद इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाता, उसको फिर से जरूरत होती है। इसलिए सीबीटी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, बस वो टेम्पररी है मुझे लगता जी सर नहीं इस पे बिल्कुल। इस यहाँ पे यहाँ पे सर सब आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लेकिन सर वही बात है कि मेरी जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, मैं पाकिस्तान आर्मी स्पेशल यूनिट में एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी सर्व उसमें कर रही हूँ, मैंने इफेक्ट कर रही है ये एज एन विषय, एच बिल्कुल ये भी। बात मैं समझता हूँ। मैं जी। उनकी बात भी समझ गया, आपकी बात भी समझ। बट देखें, लेकिन सर ये डिपेंड करता है ना कि कौन सा बंदा कैसे इम्प्लीमेंट करे, लैक ऑफ नहीं नॉलेज है सर। आप जब हमारा आप फर्स्ट नहीं, टाइम मेरी था। बात ही समझी नहीं, नहीं नहीं, आप मेरी बात ही समझी। जी जी सर। बट आई एम जी जी। सेइंग
सारी थेरेपीज अपनी जगह दे आर इफेक्टिव। मैं नहीं कह रहा सीबीटी आप ना करें, मैं नहीं कह रहा कि सीबीटी जो सी वो बिल्कुल यूजलेस है। आई एम सेइंग कि सीबीटी इज इफेक्टिव, डीपीटी इफेक्टिव, आरईपीटी इज इफेक्टिव, सारी थेरेपीज लिटरली आर इफेक्टिव। इसीलिए तो मार्केट में, इसीलिए तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, इसीलिए तो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। और भी काफी सारी थेरेपीज है, मैं तो उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीटी। इसी वजह से जी कि सर, ये बिल्कुल काम मैं करती है, और ये काम बिल्कुल करती सर है, मैं और ये आपके बिल्कुल ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती। बट नहीं, नहीं समटाइम्स सर, इट। मैं आपके हाँ हाँ बोलो। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं बिल्कुल आपके इसी पॉइंट की तरफ आई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं जगहों पे ये इफेक्टिव है, कहीं जगहों पे ये इफेक्टिव नहीं है, दोबारा इसकी जरूरत पड़ती है, कहीं आरईबीटी कहीं डीबीटी। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है बिल्कुल। हम ये नहीं कह सकते कि 100% इफेक्टिव है। हाँ बिल्कुल। अब कोई भी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो 100% हर डिसऑर्डर में काम नहीं करता। उनकी थेरेपीज होती है, साइकोडायनामिक हो, बिहेवियर हो, सीबीटी हो, हर चीज में हर थेरेपी काम नहीं करती। देयर आर, इसीलिए तो बाकी सारी थेरेपीज भी हैं मार्केट में, हम लोग यूज करते हैं। जिस तरह मैंने बताया सीबीटी में, अब स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में आप बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक यूज कर रहे हैं टू कंट्रोल देयर बिहेवियर, और उसके जरिए से फिर आप थॉट कंट्रोल कर रहे हैं, जो दिस इज अकॉर्डिंग टू आरन बेक। सो डेफिनेटली यू आर डूइंग दैट। सो इसलिए जब हम लोग सारी चीज़ों को माइंड में रखते हैं, सारी थेरेपीज होती है, क्रिटिसिज्म को माइंड में रखते हैं, उसके मुताबिक हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि ये थेरेपी मैं करूंगा। और प्रिस्क्राइबिंग अ साइकोथेरेपी इज जस्ट लाइक प्रिस्क्राइबिंग अ मेडिकेशन। उसी तरह आप साइको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने 2 पार्ट्स सीरीज स्टार्ट की थी ऑन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। As we know, this is the most researched and most widely practiced psychotherapy in the world. और इस पे हमने हमने थोड़ा बात की थी, और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। But as you know कि CBT is a very very vast topic, cognitive behavioral therapy. Literally साल साल के कोर्सेज होते हैं जो कि इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं हम, जिस तरह बैकियन इंस्टीट्यूट है, वो करवा रहे हैं काफी लंबे लंबे कोर्सेज। सो एक वर्कशॉप में सारा कुछ कवर करना, दैट इज नॉट रियली पॉसिबल। सो आई हैव डिवाइडेड दिस इन 2 सेक्शंस, और 2 सेक्शंस में भी जो से हर जो एरिया कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का है, उसकी जो बेसिक्स हैं उनको कवर किया गया। हम लोग किसी डेप्थ में नहीं जा रहे, यहाँ पे कोई टेक्निक की डेप्थ में नहीं जा रहे, किसी डिसऑर्डर की डेप्थ में नहीं जा रहे। हम लोग डिसऑर्डर्स को टच करेंगे, एंड ऑल ऑफ दोज एरियाज विल बी कवर्ड ऑन बेसिक लेवल, सरफेस लेवल, क्योंकि 2 घंटे में इतना ही पॉसिबल है। अगर मेरे तक रात का 10 बजे तक का टाइम होता तो डेफिनेटली मैं बोल लेता ज्यादा, बट दिस इज द टाइम वी हैव, 1 आवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट माई सेल्फ, मैंने एमएस किया हुआ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजी में। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड I'm a clinical psychologist, a behavioral therapist, and also a psychoanalyst. But I don't write psychoanalyst much these days. Um, as we know, हमने पिछली डिस्कशन की थी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पे। मिस्टर आरन टी बेक ने ये स्टार्ट की थी, एंड ही वाज अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ येल, एंड इन्होंने काफी सारे ऑनरेरी डिग्रीज भी इनको मिली हुई हैं, ऑनरेरी अवार्ड्स भी इनको मिले हुए हैं। वेरी ग्रेट मैन, डेफिनेटली ही वाज अ साइकाइट्रिस्ट एंड अ साइकोएनालिस्ट एज वेल। फिर उसके बाद इन्होंने बनाई थी अपनी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एज वी नो, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस वर्कशॉप। और ये किस तरह इन्होंने डेवलप की थी, वी आल्सो डिस्कस दैट। इसकी कोर अजम्पशंस क्या थी कि हमने लोगों को ठीक नहीं करना, बल्कि उनकी बात सुननी है और उनको समझना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर अजम्पशंस ऑफ सीबीटी। और इसमें हम लोग बेसिकली अनहेल्पफुल वेज ऑफ थिंकिंग को हम चेंज करते हैं इनटू हेल्पफुल वेज ऑफ थिंकिंग। और अनहेल्पफुल वेज ऑफ थिंकिंग जो होती हैं वो लर्नड होती हैं, और जिस तरह वो लर्न होती हैं उसी तरह उतनी जल्दी हम उनको अनलर्न भी कर सकते हैं, और नए अनहेल्पफुल वेज ऑफ थिंकिंग भी हम सिखा सकते हैं। But I'm not going to waste too much time on that because we have discussed this in the previous session. और हमने ये डिस्कस किया था थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर किस तरह कनेक्टेड है। इट प्रायोरिटाइजेस द प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के बारे में हम डिस्कस नहीं करते सीबीटी में। और सीबीटी की हमने टेक्निक्स देखी थी, और उनको हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। एज ए सेड कि हम इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, नॉट जस्ट दीज टेक्निक्स। सो हम इनमें से चंद टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम।
अच्छा, आज की जो वर्कशॉप है हम टेक्निक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो यहाँ पे टेक्निक्स मैंने कल डिस्क्राइब की थी लास्ट संडे को, वही हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आती है जर्नलिंग। जर्नलिंग एज यू नो, जो इस इधर लिखा हुआ है नीचे, सबसे नीचे आप देखें होमवर्क, थॉट रिकॉर्ड, जो होमवर्क आप देते हैं पेशेंट को कि अपनी जो थॉट है उनका रिकॉर्ड बनाओ, दैट इज बेसिकली जर्नलिंग। अब इस में हम लोग क्या करते हैं जर्नलिंग में, इसमें हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं थॉट्स का और ओपिनियंस का। जो भी उसके ओपिनियंस है दुनिया के बारे में, उसका भी वो लिखेगा। जो भी उसके माइंड में ओपिनियन आया, फॉर एग्जांपल उसने किसी के बंदे से जाके बात की, उसने कोई नए प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी में जाके बात की, उसके माइंड में क्या इंप्रेशन बना, क्या ओपिनियन था उस प्रोफेसर के बारे में, वो ओपिनियन लिखेगा उसमें थॉट रिकॉर्ड में। और अपने थॉट्स जो उनसी थॉट्स वो उसमें लिखेगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि जो थॉट रिकॉर्ड है, सारी की सारी थॉट्स पूरे दिन की नहीं लिखेगा उसमें, because that will take a huge amount of time and huge amount of space. Instead, he is going to write about the thoughts that are important to him, जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल वो गया किसी से, नए प्रोफेसर से उसकी मीटिंग थी, उसने जाके मिला उससे जाके, और बिकॉज जो भी थॉट्स उसके इम्पोर्टेंट उसके माइंड में, बिकॉज इन द फ्यूचर उसको पता है कि ये जो प्रोफेसर है मेरा सुपरवाइजर बनेगा, रिसर्च सुपरवाइजर बनेगा, एंड ही इज गोइंग टू सुपरवाइज ऑल माय रिसर्च। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट थॉट। ये जो थॉट्स है प्रोफेसर के बारे में, वो लाजमी लिखेगा उसके अंदर, जर्नलिंग के अंदर। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो चीजें लिखेगा, और जो उसकी ओपिनियंस है किसी बंदे के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, वो उसने लिखनी है। थॉट रिकॉर्ड, इट विल रिकॉर्ड योर रिएक्शन टू पीपल थॉट्स एंड योर रिएक्शन टू देम एंड सिचुएशन लाइक आई डिस्क्राइब राइट नाउ। इट विल अलाउ द पेशेंट टू रिकॉर्ड इमोशनल इवेंट्स ऑफ हिज और हर लाइफ। इमोशनल इवेंट्स काफी सारे आते हैं हमारी जिंदगी में। वन ऑफ दोस्त कुड बी कि आपने किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, और आपने किसी को मरते हुए देख लिया, उसके बाद जो उनसे आपके इमोशंस माइंड में आते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और वो आप जर्नलिंग में लाजमी लिखेंगे कि आपकी अपनी शादी थी या आपने किसी दोस्त की शादी में गए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसी तरह जो भी इंपॉर्टेंट इमोशनल इवेंट्स हैं आपकी जिंदगी के, वो इवेंट्स लिखने हैं, उनके बारे में क्या थॉट्स आई थी और क्या इमोशंस आपके माइंड में आते हैं, वो सारे आपने जर्नलिंग में लिखने हैं। आपने पेशेंट को जाके कहना कि ये आप लिखें अपने जर्नल में, और नेक्स्ट टाइम जब आप सेशन होगा थेरेपिस्ट को आकर दिखाएंगे। और लास्ट पॉइंट, नॉट पेशेंट इज नॉट गोइंग टू राइट अबाउट ऑल ऑफ हिज थॉट्स, बट इंस्टेड वी विल राइट अबाउट द थॉट दैट आर इम्पोर्टेंट। वो वही लिखेगा जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अ जर्नलिंग टेक्निक जो हम यूज करते हैं सीबीटी में। नेक्स्ट टेक्निक इज डी कैटास्ट्रोफाइजिंग। एज वी नो कि कैटास्ट्रोफाइजिंग मोस्टली जो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स में होती है, बाकी नॉर्मल लोगों में भी होती है, बट मोस्टली इन एंजाइटी डिसऑर्डर्स में होती है। अब इसमें एक सीबीटी की वर्कशीट बनाई जाती है ताकि कैटास्ट्रोफाइजिंग को रिड्यूस किया जा सके। अब इसमें जो थेरेपिस्ट है समटाइम्स ये करेगा कि उससे पूछेगा पेशेंट से कि आप वर्स्ट केस जो सिनेरियो है वो बताएं। अब वो पेशेंट कैटास्ट्रोफाइज कर रहे हैं कि मैं लेट से मैं किसी इवेंट में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी की शादी में जाता हूँ, उधर कोई टेररिस्ट इवेंट हो जाता है, देन व्हाट विल आई डू। तो थेरेपिस्ट विल आस्क क्वेश्चन, पूछेगा कि सबसे जो वर्स्ट केस सिनेरियो है जो आपके माइंड में आता है, जैसे आपको डर लग रहा है, वो आप बताओ। वो बताएगा कि टेररिस्ट इवेंट हो सकता है वहां पे। फिर उसके बाद आप उसको एवेल्युएट करेंगे कि ये सच है या नहीं है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। हो सकता है उधर 1000 सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है उसकी वर्ल्ड बेस्ट सिक्योरिटी की जो कंपनी है उनके साथ उन्होंने डीलिंग की हुई हो और उधर बेस्ट बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स है। सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट विद द पेशेंट, और फिर आखिर में उसका डिस्कस करेंगे कि ये जो सारी थॉट्स हैं इनके बाद भी आप क्या सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। तो वो डेफिनेटली कहेगा कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी नो कि जो उसके माइंड में कैटास्ट्रोफाइजिंग थॉट्स आ रही होती हैं, दोज आर एक्चुअली फॉल्स थॉट्स। वो सारी झूठी होती है, उनमें कुछ भी सच नहीं होता। वी नो दैट बिकॉज वी आर द थेरेपिस्ट, बट द क्लाइंट डज नॉट नो दैट। सो हम क्लाइंट को ये क्वेश्चन आंसरिंग करने के हम लोग उस तक पहुंचते हैं और उसको पूछवाते हैं कि भाई देखो ये तुम सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं, अगर टेररिस्ट इवेंट हो भी जाता है, व्हाट विल हैपन देन, कैन यू सर्वाइव दैट। मैंने हाँ मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं किसी टेबल के नीचे छुप जाऊंगा या मैं लेट जाऊंगा, प्रिटेंड करूंगा कि यानी कि मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि रिकॉर्ड होगी मेरी। बहरहाल तो वो उसकी जो फॉल्स थॉट्स हैं उसको नजर आना शुरू हो जाएंगी और वो उस पर बिलीव करना शुरू कर जाएंगे। इस चीज में रिमेंबर करें कि हमने जो भी सीबीटी है इसमें बेसिकली इट वर्क्स थ्रू क्वेश्चनिंग।
आप बार बार उससे क्वेश्चन करते हैं, उस पे क्लाइंट जो है वो सोचता है, और उस सोचने की वजह से वो एवेलुएट करना शुरू कर देता है कि जो बात मैं कह रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ ये सच है या नहीं। जब वो जो फिगर आउट कर लेता है जो मैं बात कह रहा हूँ वो सच नहीं है, वो अपने थॉट्स को चेंज कर लेता है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ सीबीटी। सो कैटास्ट्रोफाइजिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही, डी कैटास्ट्रोफाइजिंग जो टेक्निक है इसमें भी ऐसा है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे। दिस इज यूजुअली बेसिकली डन इन 3 स्टेप्स। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, क्लाइंट वो आपके पास लेके आया, आपने उसका प्रॉब्लम हल कर दिया। This is a very good technique. I cannot describe how much I love this technique, problem solving technique. To me, this is one of the most important techniques जो मैं, मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा मैं यूज करूंगा। क्योंकि क्लाइंट आते हैं वो काफी सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे होते हैं। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हुआ हुआ होता है, किसी बहू के साथ सास का जुल्म हो रहा होता है, वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें के साथ आते हैं। उसमें ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है, और ये आई लव टू यूज दिस टेक्निक। सबसे पहले इसका स्टेप होता है जो हम फर्स्ट चीज इसमें करते हैं, उसका इवेल्युएट करते हैं प्रॉब्लम का। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि जो पेशेंट है वो एग्जैक्टली डिफाइन कर सकता है कि मेरी प्रॉब्लम है क्या, एग्जैक्ट वर्ड्स में। और वो वर्ड्स आपने उससे कहने के लिखो यहाँ पेपर पे। आपने सबसे पहले डिटरमिन करने की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और वो आपने इस तरह करनी है उससे। मोस्ट ऑफ द टाइम डिफाइन कर, अगर नहीं भी कर सकता तो आप उसे क्वेश्चन आंसर करके उससे मजीद बातचीत करके आप उसको डिफाइन कर सकते हैं उसके साथ मिलके। एज वी नो सीबीटी इज अ कोलैबोरेटिव वर्क, और इसके साथ कोलैबोरेट करके आप डिफाइन कर सकते हैं प्रॉब्लम को। आपने एवेलुएट कर ली प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आपने कि उसके फाइंड करने सोल्यूशंस। आपने नहीं करने बल्कि क्लाइंट को कहना है कि इसका सोल्यूशन मुझे बताओ। अब क्लाइंट इस बारे में सोचेगा कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। और वो सोच के फिर वो सारे प्रॉब्लम्स लिखेगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम सेशन के एंड में उससे कह देते हैं जो तुमने मुझे प्रॉब्लम बताई है घर से इसके 5 सोल्यूशन लिख के लेके आओ। फिर वो घर जाता है, सोचता है, और वो 5 सोल्यूशन पेपर पे लिखता है, और नेक्स्ट टाइम आ जाता है आपके पास। आ, फिर उसके बाद थर्ड और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो हम देखते हैं। हर जो उसने सोल्यूशन लिखा हुआ है, 5 के 5 सोल्यूशन, हर सोल्यूशन का हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्लाइंट के साथ मिलके देखते हैं, क्लाइंट के साथ डिस्कशन करके देखते हैं, क्लाइंट के साथ डिस्कस हो रहा होता है सारा कुछ। वी आर नॉट डायरेक्टिंग हिम, वी आर नॉट टीचिंग हिम एनीथिंग। हम उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थेरेप्यूटिक अलायंस। ओरिजिनल टर्म इसकी वर्किंग अलायंस थी। तो हम लोग इसको ईच सोल्यूशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखें, और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स व्यूज हमने उसके जो वो समझ रहा है बेस्ट सोल्यूशन इसमें से कौन सा है, फिर वो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उस पे जो सा पेशेंट अमल करता है जाके। वेरी गुड टेक्निक, आई पर्सनली लव दिस टेक्निक। अब नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक। पाकिस्तान में दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम आई हैव सीन कि बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस है इन दो टेक्निक्स पे, मसल रिलैक्सेशन पे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस पे। लिटरली दिस इज ओवर रिलायंस, यानी कि वी थिंक दैट दिस इज अ वन वन सॉल्व सोल्यूशन, यानी कि वन एक सोल्यूशन, एक जैसे इंजेक्शन होता है, हमने इंजेक्शन किसी पेशेंट को लगा दिया, जो भी उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इन दो टेक्निक से ठीक हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट। The deep breathing exercises, muscle relaxation are very important techniques, but they are not one solution to all your problems. ये एक टीका नहीं है कि जिससे सारी आपकी बीमारियां ठीक हो जाए। So we need to keep this in mind. This over reliance, we need to change that. जिस चीजों में ये यूज हो सकती है वहां पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट किसी चीज से बहुत ज्यादा डर है, उसमें ये दो टेक्निक ज्यादा यूज हो सकती है। जिस तरह ऊपर मैंने कैटास्ट्रोफाइजेशन वाली टेक्निक में बताया था, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में होता है, उसमें आप ये यूज कर सकते हैं। दिस विल बी वेरी इफेक्टिव उसके फियर को रिड्यूस करने के लिए, या उसके माइंड में कोई थॉट्स आ रही हैं जो उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, उसको ज्यादा रिलैक्स करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट अ वन सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। इसके बाद टेक्निक आती है एक्सेप्टेंस। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट, आपने देखा हो क्लाइंट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू, और वो प्रॉब्लम्स के साथ आपके पास आते हैं, काफी तकलीफ के साथ, जहनी तकलीफ के साथ आपके पास आते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट होता है जो कि काफी अनप्लेजेंट होती है, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकते आप जो मर्जी कर ले वो सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, उसकी महबूबा ने किसी और से शादी कर दी है, अब वो चेंज नहीं हो सकती सिचुएशन। व्हाट डू यू डू? एक जॉब है उसकी चली गई है, वो जॉब वो कर नहीं सकता, उसको दोबारा वो रखेंगे। व्हाट डू यू डू?
जिस तरह रिसेंटली मिस्टर मैकमैन जो WWE के हेड थे, उनकी अब वो जॉब जा चुकी है, वो आपके पास आएंगे, वो ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन में आप चेंज नहीं कर सकते। इन सिचुएशंस में फिर आप एज अ सीपीटी थेरेपिस्ट आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करवाएंगे कि ये सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, डू नॉट ट्राई टू चेंज इट बट एक्सेप्ट इट। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो उसकी जो उनसे इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी तकलीफ है जहनी, उसके स्ट्रेसेस है, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड एक्सेप्टिंग। दिस इज आल्सो वेरी इफेक्टिव टेक्निक। डाउनवर्ड एरो टेक्निक। अब जब समटाइम्स बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन थॉट्स ऑफ क्लाइंट्स इन एवरी टेक्निक ऑफ सीबीटी, बट इन दिस केस वो आके अपने थॉट्स आपको बताएगा, आपने उससे पूछना है, अगेन क्वेश्चनिंग वाली बात आ जाती है जो बेसिक है सीबीटी की। आपने उससे पूछना है कि आपके थॉट्स का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। आप ये बात तो कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। बाय आस्किंग द मीनिंग क्लाइंट विल थिंक अबाउट द सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे। जब आप उससे उसका मीनिंग सोचेंगे, अगेन वही बात है, आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चनिंग से वो सोचता है कि मैं क्या सच कह रहा हूँ, क्या जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। इससे वो अपने इवेल्युएट करता है अपने थॉट्स को, अपनी जो बातें वो कह रहा है, और वो फिर उसको चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट ने आकर आपको बताया, आपने उससे पूछा व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दिस से अबाउट यू। उसके बाद आपने पूछा व्हाट डज दैट से अबाउट यू। इस तरह आप डाउनवर्ड एरो जो टेक्निक है वो यूज कर सकते हैं। ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, बार बार नीचे जाते जा रहे हैं, हर जो वो नीचे हर जो जवाब दे रहे हैं उससे आप एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन, उसने आपको जवाब दिया, आपने एक और अगला क्वेश्चन पूछा, व्हाट डज दैट से अबाउट यू। इस तरह चार पांच और क्वेश्चन हैं जो आप उससे पूछते हैं, और वो करते 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 आप नीचे जाते जाते हैं उसके जो कोर बिलीव्स है वहां पर। अच्छा, एज आई सेड कि काफी सारी टेक्निक्स हैं, इसमें लिटरली बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम हर टेक्निक डिस्कस हो भी नहीं सकती यहाँ पर। एज यू कैन सी कि सीबीटी की काफी सारी बुक्स लिखी गई, इंटायर बुक्स आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑन ऑन जस्ट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सर अच्छा, पे अब पार्ट लेंथ 3 भी कर दीजिए। वो मैंने आपको ग्रुप में बताया कोर्स का, और वो कोर्स में मैं बताऊंगा। लेंथ ऑफ द थेरेपी। CBT usually consists of 10 to 12 sessions. Most of the time, nearly 99% of the time आप देखेंगे इसके 10 से 12 सेशंस होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। समटाइम्स 6 से 7 सेशंस भी होते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, 10 से कम सेशन जरूर हो सकते हैं, 10 या 12 सेशन से ज्यादा नहीं होते। But actually, this is most of the cases. Literally 90, more than 90% of the cases. This is what you need to see. एग्जैक्ट लेंथ कि कितने सेशंस होने चाहिए डिपेंड करता है टाइप ऑफ द डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसमें डेफिनेटली 12 सेशंस में कुछ नहीं हो सकता। यू आर गोइंग टू टेक मोर सेशंस देन दैट। सो इट डिपेंड्स ऑन द डिसऑर्डर एज वेल। बट चूंकि आपको पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स कम मिलेंगे, यू विल मोस्टली फाइंड सीबीटी के जो मोस्टली न्यूरोटिक पेशेंट्स हैं, तो उनमें फिर 10 to 12 सेशंस आप यूज करें। अब सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स भी डिपेंड करता है कि कितनी उसकी शदीद सिम्टम्स हैं। हाउ क्विकली कैन यू मेक द प्रोग्रेस, कितनी क्विकली क्लाइंट जो है वो प्रोग्रेस मेक करता है। हाउ लॉन्ग पेशेंट हैव बीन डीलिंग विद सिम्टम्स, उसके जो सिम्टम्स है कितने अरसे से डील कर रहे हैं। हो सकता है काफी सालों से डील कर रहा है, 10 साल से ऊपर हो गया, देन डेफिनेटली मोर सेशंस यूज्ड। अगर वो लेट्स से टीनेजर है, उसके स्टार्ट ही 2 साल से प्रॉब्लम हुई, देन 10 to 12 सेशंस। इट इज अ शॉर्ट टर्म थेरेपी, डेफिनेटली जो मैं यहाँ पे पॉइंट पढ़ रहा हूँ, इट इज अ शॉर्ट टर्म थेरेपी। शॉर्ट टर्म थेरेपी है ये, इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म थेरेपी, एंड इट इज लव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। एज यू नो कि पाकिस्तान में तो इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन वेस्ट में है इंश्योरेंस। और वेस्ट में जो इंश्योरेंस कंपनी है, चूंकि उनको फिर इसके पैसे देने पड़ते हैं थेरेपिस्ट को, तो वो फिर कंपनीज इस थेरेपी से बहुत प्यार करती है। ये छोटी सी थेरेपी है, हमें थोड़े से पैसे थेरेपिस्ट को देने पड़ेंगे, सो दे लव दिस, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी अराउंड द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा सबसे बड़ी रीजन है उसमें से एक, ये रीजन है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको इससे बहुत प्यार है। उसके बाद दिस इज द मोस्ट रिसर्च मोस्ट प्रैक्टिस साइकोथेरेपी इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा रिसर्च इस तरह एक थेरेपी पे हुई, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाने वाली थेरेपी ये एक थेरेपी है, जो जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। शायद किसी क्वेश्चन लिखा। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन जो है ना मैं एंड में देता हूँ, ठीक है।
आपका आंसर्स माइंड में करता हूँ, हम डिस्कशन भी करेंगे इंशाल्लाह। डिस्कशन में जितना मर्जी आप मेरे टाइम लेना है, वोंट माइंड दैट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अब जो मैं छेड़ने लगा, सीबीटी एंड मेडिकेशन। डू नॉट टेक दिस टॉपिक लाइटली एंड टेक दिस टॉपिक विद ऑल ऑफ योर इंटरेस्ट। जितना भी आपको दिलचस्पी है ना सीबीटी में, उससे ये एक टॉपिक सीखे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस टॉपिक, सीबीटी एंड मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन। एंड मैंने भी बड़ी मोहब्बत से इसको बनाया जब मैंने ये बनाया। हाँ, इसलिए मैंने चंद टेक्निक्स को मिसिंग किए, चंद टेक्निक्स मैंने काटी हैं इस वर्कशॉप में से, और ये वाला सेक्शन मैंने इंक्लूड किया उसकी जगह। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, सीबीटी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड मेडिकेशन। इसमें नंबर वन चीज है साइकोथेरेपी जो है, जिसमें सीबीटी इंक्लूडेड है, इज जस्ट एज इफेक्टिव एज मेडिकेशन, और समटाइम्स इवन मोर इफेक्टिव देन मेडिकेशन। यानी कि आजकल के जो हमारे साइकोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको ये बात नहीं पता कि जो थेरेपी उनको सिखाई गई है वो मेडिकेशन से ज्यादा इफेक्टिव है। सो विच इज अनफॉर्चुनेट, बट मैं ज्यादा उस तरफ नहीं जाऊंगा। साइकोथेरेपी इज जस्ट एज इफेक्टिव और समटाइम्स मोर इफेक्टिव देन मेडिकेशन। जब दोनों को इकट्ठा यूज किया जाए तो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। सीबीटी और मेडिकेशन को जब इकट्ठा यूज किया जाए सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? तो यहाँ पे यस सर। ठीक है, जो ऑडियो को पता नहीं कोई साइन सही है, चलो जो भी। अच्छा, ये जो बातें मैंने दो की हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू रिसर्च, दिस आर नॉट माय वर्ड्स, दिस आर अकॉर्डिंग टू के कैमनॉफ की रिसर्च थी 2016 की, जो मैंने यहाँ पे लिखी। दिस आर नॉट माय वर्ड्स, दिस आर हिज रिसर्च, और वो रिसर्च का जो कंक्लूजन है वो मैंने यहाँ लिखा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाता है, जिसपे हम अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें। अब बाइपोलर का आपने ट्रीटमेंट करना है यूजिंग सीबीटी एंड मेडिकेशन। अब bipolar disorder is that disorder which is we are not talking about borderline personality disorder here, जो मैं पहले मेंशन किया था। दिस इज bipolar disorder, जो कि स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स है, bipolar 1, bipolar 2, साइक्लोथेमिया तीसरा उसमें, वो आप देख सकते हैं ये सब। सो bipolar is a relatively common severe disorder, कॉमन भी है और सिवियर भी है ये। अब इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे जब हम उसको मेडिकेशन देते हैं, जो हमारे आजकल के साइकियाट्रिक वार्ड में दी जाती है मेडिकेशन। जब हम मेडिकेशन देते हैं तो उससे पेशेंट के जो मूड स्विंग्स है वो कंट्रोल होना शुरू होते हैं, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन एक्यूट एपिसोड्स। सबसे ज़्यादा एक्यूट एपिसोड्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेडिकेशन। जो फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इंटर्न था तो मैंने देखा साइकियाट्रिक वार्ड में पेशेंट है बूढ़ा सा, और वो आके कह रहा था मैं अल्लाह हूँ, इस तरह की बातें कर रहा था। डेफिनेटली इट वाज वेरी डिल्यूजनल, बट हमें पता था उसको बाइपोलर डिसऑर्डर, उसको मेडिकेशन दी गई, और विद इन फ्यू आवर्स वो थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुआ। अंटिल नेक्स्ट डे जो मैंने उससे बात की तो ही वाज नॉर्मल, ही वाज टॉकिंग नॉर्मली, ही डिड नॉट रिमेंबर ये क्या हुआ था। सो मेडिकेशन आर वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द एक्यूट एपिसोड्स जो उनसी होती है बाइपोलर डिसऑर्डर में उसके लिए। बट उसके बाद क्या होता है कि, और ये हमारे पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे पाकिस्तान में डेली की ये चीज़ है। यानी कि आप किसी से भी जाके पूछें साइकेट्रिक वार्ड में, वो कहते हैं साइकेट्रिक पेशेंट तो कभी ठीक ही नहीं होता, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है लिटरली। बट बिकॉज, और ये रिसर्च की बात है, मैं नेक्स्ट जो मैंने इसमें लिखी है वो, बट बिकॉज पुअर कोपिंग स्किल इन प्रोड्रोम्स एंड लैक ऑफ स्लीप और सोशल रूटीन्स में, उसकी वजह से सारे रिलैप्स स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोड्रोम होता है कि जो एक आपके जो सिम्टम्स हैं, जो डीएसएम में आपके लिखे हुए सिम्टम्स, उन पूरी तरह से जब बंदा बाइपोलर हो जाए उससे पहले जब सिम्टम स्टार्ट होते हैं उसको कहते हैं प्रोड्रोम्स। अब वो प्रोड्रोम्स, लैक ऑफ स्लीप, उनको नींद पूरी नहीं हुई होती है, सोशल रूटीन्स उनके जिन लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, उनके जो सोशल रूटीन्स हैं, उनकी वजह से काफी सारे रीलैप्स स्टार्ट हो जाते हैं। वो घर जा रहे हैं, वो घर जाके मेडिकेशन तो ले रहे हैं, नॉर्मल लोग गए साइकेट्रिक वार्ड से घर के मेडिकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी स्लीप नहीं है, उनके सोशल रूटीन सही, जिसकी वजह से वो दोबारा इसी साइकोटिक एपिसोड में चले जाते हैं और दोबारा चले जाते हैं साइकेट्रिक वार्ड में। दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ दैट। सो व्हाट सीबीटी विल डू, सीबीटी विल टीच देम द कोपिंग स्किल, जो कोपिंग स्किल्स है उनकी सोसाइटी की, वो उसको इंक्लूड वो सिखाएंगी, और उनके जो स्लीप पैटर्न्स हैं उनको इम्प्रूव करेगी, उनकी नींद को इम्प्रूव करेगी, उनकी कोपिंग स्किल सिखाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है रिस्क रिलैप्स का।
Research has proven that CBT when taken with mood stabilizers, जब CBT को mood stabilizers के साथ लिया जाता है, significantly reduces the risk of episode. Next step is over a 1 year period. यानी कि एडवर्ड वॉटकिंस 2018 की ये रिसर्च है कि जब CBT को मूड स्टेबलाइजर्स के साथ लिया जाता है, इट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ओवर द 1 ईयर पीरियड. पूरे 1 साल तक आपके पास इसका रिस्क जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है ओवर अ 1 ईयर पीरियड. So see how the effective CBT is. CBT psychotherapy और mood stabilizer जब दोनों को इकट्ठा यूज किया जाए, it is very effective. और ये जो बात मैं बता रहा हूँ अपने साइकेट्री वार्ड वाली, वो कहते हैं कि पेशेंट जो है कभी साइकेट्री ठीक नहीं होता. रीजन उनको नहीं पता. रीजन ये है कि उसके साथ उन्होंने साइकोथेरेपी कभी की है और दे हैव नेवर टेकन CBT विद देयर मेडिकेशन जो उन्होंने साइकेट्री वार्ड से लिया. अगर मेडिकेशन लेके वो बाहर जाके CBT के सेशंस भी लेते रहते तो उनका 1 साल तक ऑलमोस्ट गारंटी थी कि उनको दोबारा साइकेट्री वार्ड जाने की जरूरत नहीं थी. This is according to research, but definitely in Edward Watkins ने अपनी रिसर्च में लिखा था कि इस पे मोर ट्रायल्स होने चाहिए कि 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है कि उस पे उसके ऊपर एपिसोड दोबारा ना आए. Now finally criticism CBT का क्या है, and some of the criticism इसमें वो है जो कि for me personally are the biggest issue with CBT. Number 1, thoughts. हर चीज थॉट्स पे डिपेंडेंट है. हर प्रॉब्लम थॉट की वजह से है. हर चीज जो है वो थॉट्स की वजह से और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स की वजह से. फॉर एग्जांपल, अगर सास बहू पे जुल्म कर रही है तो बहू का ये कसूर है कि वो उसको मिस इंटरप्रेट कर रही है सिचुएशन को. उसको बस उसको समझना चाहिए कि मेरी बेहतरी होगी, सास मेरे पर जुल्म कर रही है, तो यानी कि थॉट्स का ये प्रॉब्लम. वो आपके पास आई है, आप उसको एज एन इंटरप्रेट करेंगे, उसका जो प्रॉब्लम है वो थॉट्स की वजह से. इट्स नॉट बिकॉज कि सास जुल्म कर रही, बट इट इज बिकॉज कि उसको उसकी थॉट्स ऐसी है कि जिसकी वजह से वो जुल्म उसके ऊपर हो. अगेन दिस इज अ क्रिटिसिज्म. दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट severe, जो मेरा अपना पर्सनल जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म है CBT पे, उसमें से एक ये है. इट्स टू सिंपल. अब CBT is considered very simple, यानी काफी सिंपल है ये. The idea that changing a few thoughts or disrupting a thought process will lead to removal of symptoms is just absurd. 100% ट्रू. कि एक ये काफी सिंपल सी है कि अगर आप किसी बंदा आपके पास आया पेशेंट, उसकी आप चंद थॉट्स को आप चेंज कर देते हैं और उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इसकी वजह से उसके सारे सिम्टम्स रिमूव हो जाते हैं. आप सारे डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट इसी बेस पे कर रहे हैं. दिस इज रियली अब्सर्ड कि आपने थॉट्स उसके चेंज कर दिया, उसका डिसऑर्डर खत्म हो गया. दिस इज अब्सर्ड. नो पास्ट इज कंसिडर्ड. CBT इज ओनली कंसिडर्ड हियर एंड नाउ. जैसे CBT की पिछली वर्कशॉप में मैंने मेंशन किया था कि सिर्फ हियर एंड नाउ पे हम लोग फोकस करते हैं, ना फ्यूचर पे ना पास्ट पे. सो जब पास्ट को वो कंसीडर ही नहीं करता तो हम लोग ये देखते हैं जो डिसऑर्डर्स हैं, काफी सारे डिसऑर्डर्स मेंटल हेल्थ कंडीशन वो स्टार्ट ही पास्ट ट्रॉमा की वजह से होते हैं. दे आर नॉट बिकॉज ऑफ देयर थॉट्स बट बिकॉज ऑफ देयर पास्ट ट्रॉमास. और CBT में हम उनको कंसीडर ही नहीं करते. वी जस्ट कंसीडर देयर करंट थॉट्स. हाई ड्रॉप आउट रेट्स. इसमें जब हम देखते हैं कि CBT में काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं वो इसमें से क्विट करना शुरू कर देते हैं पेशेंट. मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है. जब मैंने CBT यूज़ किया तो मैंने ऐसा देखा कि सबसे ज़्यादा जो मेरे पेशेंट्स मुझे लीव करके गए सेशन में, दैट इज़ बिकॉज आई वाज यूजिंग द CBT. सो CBT इज़ वन ऑफ दोज थेरेपीज जिसका सबसे ज़्यादा हायर ड्रॉप आउट रेट है और काफ़ी बोरिंग थेरेपी है फॉर अ क्लाइंट, और नैरो एंड बोरिंग थेरेपी फॉर अ क्लाइंट. So इसके सबसे ज्यादा हायर ड्रॉप आउट रेट्स. इट इज एज इफेक्टिव एज वी आर लेट. इज इट एज इफेक्टिव एज वी आर लेट टू बिलीव? क्या ये इतनी इफेक्टिव है जितनी हमें यकीन दिलाया गया कि ये इफेक्टिव है? अब रिसर्च इसमें ये कहती है CDP इज नॉट इफेक्टिव मोर देन अदर टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी. CBT इफेक्टिव तो है बट इज नॉट मोर इफेक्टिव देन अदर थेरेपीज जो हमारे पास अवेलेबल है. एग्जिस्टेंशियल, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियर थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी, और कितनी ज्यादा थेरेपी, होलिस्टिक थेरेपी एंड दिस थेरेपी एंड दैट थेरेपी. इट इज नॉट मोर इफेक्टिव देन एनी ऑफ दोस थेरेपीज. दिस अकॉर्डिंग टू अगेन रिसर्च बार्डेथ, इनका नाम मुझे प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट है. इन्होंने 2013 में रिसर्च की थी बिकॉज ऑफ, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट रिसर्च. अच्छा, अब जो मेरा एक और जो पर्सनल मेरा इसके साथ क्रिटिसिज्म है, रीफ्रेमिंग में इससे क्रिटिसिज्म होता है कि CBT थेरेपिस्ट जो है हर एक्चुअल जो प्रॉब्लम है पेशेंट की, जो एक्चुअल स्ट्रेसर है
उसको जो जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम लोग शुगर कोट करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू शुगर कोट दैट। सास ने मुंह पे जुल्म कर दिया, हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो आप पे इसकी बेहतरी होगी, कोई भलाई होगी इसमें के सास ने आप पे जुल्म कर, फॉर एग्जाम्पल। सो हम उसको शुगर कोट करने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअल प्रॉब्लम है। इट इज लाइक लुकिंग एट द प्रॉब्लम डिफरेंटली बट नॉट एक्यूरेटली। आप प्रॉब्लम को एक्यूरेटली नहीं देख रहे कि हाँ मुझे पर सास ने जुल्म किया है, आप उसको डिफरेंटली देख रहे हैं, आप उसको डिफरेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पेशेंट को कि देखो कि तुम्हें उसमें कोई बेहतरी हो, आप उसको दूसरी नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप ये नहीं देख रहे हैं कि एक्यूरेटली कि आप उसको देख रहे हैं प्रॉब्लम को। एक्यूरेट देखना यही है कि सास ने ही जुल्म किया मेरे ऊपर जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नॉट मोर इफेक्टिव देन साइकोएनालिसिस, डेफिनेटली ये बात सच है, मैंने जैसे मेंशन की। ब्लेमिंग द क्लाइंट, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा ये बात जो है ना रीफ्रेमिंग वाली, पर्सनली इसलिए इतना प्रॉब्लम है कि जब मैं ये देखता हूँ, आई ऑब्जर्व थेरेपिस्ट डूइंग दिस थेरेपी विद क्लाइंट्स, इसमें ये आता है कि आप उसको एक किस्म की फेक वर्ल्ड दिखा रहे हैं एक क्लाइंट को जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है इन द रियल लाइफ। ठीक है, अब सास आप पे जुल्म कर रही है, आपके घर वालों ने आप पे जुल्म किया। आप चीज देख सकते हैं यूट्यूब पे वीडियोस ऐसी औरतों के जिनके ऊपर उनके घर वालों ने, पेरेंट्स ने, ब्रदर्स सिस्टर्स ने जुल्म किया। फिर उनकी शादी हुई है, वो घर गई है किसी और के घर, और उधर जाके भी सास और ने जुल्म करना शुरू कर दिया, मियाँ ने ख्याल नहीं किया, दूसरे लोगों ने जुल्म किया, ऐसा भी होता है। अब जब ये सारे जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर, अब आप उसको शुगर कोट करके दिखा दें कि नहीं आपका प्रॉब्लम है, ये आपके थॉट्स का प्रॉब्लम है, आप उसको सही तरह से रिसीव नहीं कर रहे हैं। दिस इज रियली absurd, यानी कि ये मुझे बहुत ही बुरी लगी बात इस बार इस सीबीटी के बाद। दिस इज द बिगेस्ट इशू आई हैव विद सीबीटी, कि आप हर प्रॉब्लम को आप शुगर कोट कर देते हैं, आप उसको फेक वर्ल्ड दिखा देते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है, थॉट्स में प्रॉब्लम है। सो इट रियली इज अ वेरी बैड थिंग टू डू, आई वुड से। आप उसको फेक वर्ल्ड दिखा रहे हैं जो कि रियल नहीं है। रियल उसकी यही प्रॉब्लम है कि सास ने मेरे पास उनके घर वाले ने मेरे पास उनकी, ये एक्यूरेट थॉट है और एक्यूरेट चीज है। इसके बाद ब्लेमिंग द क्लाइंट, अगर सीबीटी थेरेपिस्ट जो है वो केयरफुल नहीं है, तो वो ये भी कर सकता है कि क्लाइंट के ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर दे। ऐसा फील होना शुरू हो जाए क्लाइंट को कि मेरे ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है, कि प्रॉब्लम जो है वो मेरे ऊपर सास का जुल्म करना नहीं है, बट मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो सोच रही हूँ वो मेरा प्रॉब्लम है। सो दिस अगेन बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द क्लाइंट। अब वो क्लाइंट अपने आप को ब्लेम करना शुरू करते हैं। जैसे थेरेपिस्ट होता है कि नहीं आपका थॉट का प्रॉब्लम, वो कहेगा नहीं नहीं मेरी थॉट का प्रॉब्लम, मैं गलत सोच रही हूँ, वो तो बहुत अच्छे हैं जो मेरे ऊपर जुल्म कर। दिस इज अगेन यू आर क्रिएटिंग अ फेक वर्ल्ड फॉर द क्लाइंट व्हिच इज नॉट रियल, जो कि असली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, बट यू आर स्टिल डूइंग दैट। अच्छा 1 मिनट से कम रह गया इस मीटिंग में और मीटिंग एंड हो जाएगी। तो मैं जैसी मीटिंग एंड होगी मैं लिंक शेयर करूंगा, आपने लिंक से दोबारा ज्वाइन करना, एंड वी विल हैव 40 मिनट सेशन जिसमें आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, एंड आई विल फिनिश द क्रिटिसिज्म एज वेल। ठीक है, मैं लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ, आप सारे आए दोबारा। और हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हमने बात की ब्लेमिंग द क्लाइंट की, अगर थेरेपिस्ट केयरफुल नहीं है तो वो अनइंटेंशनली ब्लेम भी कर सकता है क्लाइंट को, कि इस तरह सजेस्ट करने से कि क्लाइंट ये सोचे कि वो उसकी जो सारी प्रॉब्लम्स है जिंदगी की, दैट इज उसकी जो इनकरेक्ट थिंकिंग है उसकी वजह से। इन अदर वर्ड्स, कि चूंकि मैं सोच रही हूँ कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये मैंने गलत सोचा इसलिए मेरे सारे प्रॉब्लम्स हैं, अदरवाइज मेरा प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके बाद लास्ट क्रिटिसिज्म इसमें आ जाता है कि ये बहुत नैरो है, इट्स वेरी नैरो। समटाइम्स जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, दे वांट टू टॉक अबाउट देयर वर्क, जो कहाँ जहाँ पे काम करते हैं उधर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके बारे में बात करना चाहते हैं आपसे। अपने जो उनके रिलेशनशिप्स हैं उनमें बात करना चाहते हैं, अपने बहन भाई का रिलेशनशिप या अपनी बीवी के साथ रिलेशनशिप या अपनी हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप। एंड समटाइम्स क्लाइंट्स ये चाहते हैं कि हम अपने जो बचपन का एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करें, कि बचपन में हमारे साथ क्या हुआ। क्योंकि जैसे हमें पता है कि काफी सारे बच्चों के साथ, हर बच्चे का बचपन अच्छा नहीं गुजरा होता, कुछ बच्चों के साथ पेरेंट्स जुल्म भी करते हैं, समटाइम्स सेक्सुअल, समटाइम्स फिजिकल अब्यूज, और समटाइम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से उनको गुजरना पड़ता है एज अ चाइल्ड। तो वो अपने बचपन के बारे में बात करना चाहते हैं, बट जब वो सीबीटी थेरेपिस्ट के पास आएंगे
CBT थेरेपिस्ट उनमें से किसी चीज के बारे में बात नहीं करेगा, वो सिर्फ उसकी इरेशनल थॉट्स और बिलीफ से बात करेगा, सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा और उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। He will not talk about the past, he will not talk about any of relationship, calm, childhood experiences, बाकी सब कुछ का कोई रूम नहीं है CBT थेरेपी में। You will only talk about their irrational thoughts and beliefs. दिस इज द फाइनल क्रिटिसिज्म, जिसकी वजह से काफी नैरो है, वो थोड़ी सी चीजों के बारे में हम बात करते हैं, और एज अ क्लाइंट दिस आल्सो बिकम्स वेरी बोरिंग आल्सो। बट इंश्योरेंस कंपनीज को ये सबसे ज्यादा पसंद है, उनको इससे सबसे ज्यादा प्यार है, क्योंकि सबसे कम पैसे देने पड़ते हैं थेरेपिस्ट को। इसके अलावा सबसे कम सेशंस इसके होते हैं, इसके अलावा सबसे ज्यादा रिसर्च होने वाली और सबसे ज्यादा यूज होने वाली थेरेपी जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, एंड इन सम केसेस, इन मैनी केसेस इट इज वेरी इफेक्टिव एज वेल। जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया, इन बाइपोलर डिसऑर्डर, इन मैनी डिसऑर्डर, दिस इज वेरी इफेक्टिव, दिस इज वेरी गुड थेरेपी अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं। बट देयर इज अ रीजन व्हाई क्रिटिसिज्म इज टॉट। आप जो भी थेरेपी पढ़ेंगे इन यूनिवर्सिटी, साइकोडायनेमिक्स से लेकर एक्जिस्टेंशियल थेरेपी तक वो आपको पढ़ाते हैं। आप सारी थेरेपीज के साथ उनको क्रिटिसिज्म भी लाजमी पढ़ेंगे, लाजमी क्रिटिसिज्म वो लाजमी आपको पढ़ाएंगे, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कहाँ पे ये थेरेपी यूज नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल CBT को उधर फिर आप यूज ना करें जहाँ पे आपको पता है कि सास बहू वाले प्रॉब्लम है, सास ने जुल्म किया हुआ है बच्ची के ऊपर, या इस किस्म के सिचुएशंस जो हैं जहाँ पे वो इनएक्यूरेटली ठीक नहीं कर रहा, उसको ऑब्जर्व परसीव नहीं कर रहा इवेंट को, तो उसमें आप CBT ना यूज करें। सास ने बहू पे जुल्म किया, उस केस में ना यूज करें CBT, डेफिनेटली आप उसको, उसका जो स्ट्रेस है उसको हील करने की कोशिश करें। मैनी ऑफ द टाइम द एक्चुअल स्ट्रेसर जो होता है वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा होता है, rather than thinking about that stressor. So that's all for the cognitive behavioral therapy. अगर कोई questions हैं तो you have about 35 minutes, आप पूछें जो भी पूछना है, I'm here. सर आपने इसके यूजफुल जो इसकी साइड है वो भी आपने बता दी, और जो इसके वीक साइड है वो भी आपने बता दी। मुझे एक चीज की कंफ्यूजन है कि ये इतनी मतलब है टू सम एक्सटेंट यूजफुल भी है, लेकिन इतनी ज्यादा यूजफुल भी नहीं है। तो एट द एंड इंश्योरेंस कंपनीज को पे तो करना पड़ता है ना इनको, तो फिर वो क्यों इससे, मतलब व्हाई डू दे लाइक दिस वेरी मच? तो पे तो फिर भी वो करते ही हैं साइकोलॉजिस्ट। बट वो पे कम करते हैं, 12 सेशंस की फी जो उनसे उनको देनी पड़ेगी कम है एज कम्पेयर टू द 2 year थेरेपी ऑफ साइकोएनालिसिस, और साइकोएनालिसिस ओके भी करवा ओके, रहे हैं। हाँ, इसी तरह जो वो ठीक है। है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी जो है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, उसके भी 2 साल के सेशन होते हैं, उसमें फिर उनको ज्यादा पे करना पड़ता है, और इसमें 12 सेशन है तो कम पे करके जान छुड़ा देते हैं, तो इससे बहुत खुश हैं वो। लेकिन एक और ठीक। रीजन भी है, और वो ये है कि जो यूनिवर्सिटीज में है साइकोडायनेमिक थेरेपी को यानी कि थोड़ा बुरा सा सिखाया जाता है कि अच्छी नहीं है ज्यादा, उससे भी काफी डैमेज हुआ है उस थेरेपी को। सो दैट इज आल्सो द रीजन फॉर इट्स पॉपुलैरिटी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर आप एक एवरेज बताएं, या आपको लगता हो कि इस तरह के केसेस ज्यादा हैं पाकिस्तान में, और उनमें से ज्यादा आप कौन सी थेरेपी यूज करते हैं? मेरी नंबर 1 चॉइस होती है साइकोडायनेमिक थेरेपी, नंबर 1, और उसके बाद होती है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। बट इट समटाइम्स, एंड इट इज इन द माइनॉरिटी ऑफ द टाइम्स, ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ कि पेशेंट में थॉट्स के जो उनसे वो काफी सारे प्रॉब्लम्स बाकी में आ रहे हैं। ड्यूरिंग टॉकिंग दे डिस्क्राइब देयर प्रॉब्लम्स, और वो अपनी जब बातें बता रहे होते हैं समटाइम्स उनके वाकई में थॉट्स के प्रॉब्लम्स काफी सारे आ रहे होते हैं। और जब मैं थॉट्स के प्रॉब्लम देखता हूँ, आई स्विच टू CBT। आई डू दिस इन, जब मैं एक नंबर 1 थॉट्स के प्रॉब्लम्स देखूं पेशेंट्स में, नंबर 2 मैं देखूं कि मैं ऐसी जगह पे हूँ या पेशेंट ऐसी हालत में नहीं है कि वो बार बार मेरे पास आ सके, या उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो इसको अफोर्ड कर सके, लाइक इन साइकियाट्री वार्ड, जहाँ पे मैंने देखा था ज्यादातर गरीब लोग भी आते थे। तो इन दिस केस चूंकि चंद सेशन ही मुझे मिलने हैं पेशेंट के साथ, आई जस्ट यूज CBT, क्योंकि CBT से कुछ होना ना होने से बेहतर है। जैसे है, आप मैंने बताया 10 to 12 सेशन है, तो मैं एक दिन में उसके 2 या 3 सेशन ले लूँ, इसी तरह 3-4 दिन में मैं उसके ज्यादा सारे सेशन ले लूँ, 10-12 सेशन से कंप्लीट कर लूँ, और मैं फिर उसको घर भेज, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। सो आई यूज इन बोथ केसेस, आई यूज CBT नंबर 1, अगर कोई उसके थॉट के प्रॉब्लम्स बाकी में आ रहे हैं आई यूज दैट, और अगर उसमें टाइम शॉर्टेज है
उसके साथ ज़्यादा मुझे सेशन मिल नहीं सकते, तो फिर आई यूज सीबीटी। इसके अलावा सीबीटी चंद केसेस में मोर इफेक्टिव है देन एनी अदर थेरेपी। फॉर एग्जांपल इन साइकोटिक इन दिस स्किज़ोफ्रेनिया का जो साइकोटिक एपिसोड है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसमें आप उससे जाके पूछेंगे उसके डिल्यूजन्स को, उसके हेलुसिनेशन को कंट्रोल करने के लिए, दिस इज वेरी इफेक्टिव। तो डेफिनेटली इन सम केसेस आल्सो डिपेंड डिसऑर्डर्स पर डिपेंड करता है। थैंक यू सर। कोई और क्वेश्चन किसी और के माइंड में हो, अगर लिखना चाहते हैं लिख दें, बोलना चाहते हैं माइक अनम्यूट करके बोल दें। सर मेरे ख्याल से सर जफर भी हैं अवेलेबल, तो अगर वो भी अगर कुछ अपना एक्सपीरियंस हाँ लास्ट में शेयर एक और करना चाहें हाँ तो एक हमारे मिनट, लिए एक और किसी क्वेश्चन था, कोई और फीमेल बोली है। जी सर। सर जी मेरा जी ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने रिफ्रेमिंग में बोला है कि हम जो है उनकी थॉट्स को एब्सर्ड कर देते हैं, शुगर कोटिंग कर देते हैं कि आप शायद गलत सोच रही हैं, लाइक दिस एंड दैट। तो दूसरी साइड पे हम उनको असर्टिव ट्रेनिंग भी तो सिखा रहे होते हैं ना, उनको हम अल्टरनेटिव थिंकिंग का बोलते हैं, लेकिन जो है हम उनको असर्टिवनेस भी सिखाते हैं, लाइक कि आपने जो है थिंक क्यों करना है, लेकिन आपने जो है रिएक्ट एज इट इज नहीं करना। दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं ना, लाइक हम उनको सिचुएशन से लड़ना भी तो सिखाते हैं कि अगर ये सिचुएशन होती है तो हम जो है ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते जैसे लाइक वो पहले करती थी। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, व्हाट यू वांट टू से? हाँ, व्हाट आर यू, मुझे लगता है मुझे सही समझ नहीं आई, व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क, आई मीन। रहमा इधर है कि नहीं? चलिए, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट? अच्छा, आप जो बात कर रही हैं ना, आप बात कर रही हैं हम जो असर्टिवनेस की ट्रेनिंग देते हैं, नंबर वन उसमें टेक्निक जो होती है डेवलपिंग अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज। ठीक है, इसमें वही थॉट को आप चेंज करके उसको बताते हैं कि ये वाली थॉट है, तुमने ये वाली अपने माइंड में लेके आ, नंबर वन। नंबर टू, आपने वो बात की है असर्टिव ट्रेनिंग में आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन लेके आएगा, हम उसको बताएंगे कि सोल्यूशन क्या है। बट एज यू कैन सी, आप मेरे ख्याल है कह रही हैं कि वो क्रिटिसिज्म वैलिड नहीं है। नो नो, दैट इज स्टिल वैलिड। आप असर्टिव ट्रेनिंग उसको दे रहे हैं, ठीक है, आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज वेरी इफेक्टिव। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली टेक्निक आपने यूज किया, उसमें आपने असर्टिव ट्रेनिंग उसको दे दिया, दिस इज ट्रू, और आपने सही बात की है। बट रीफ्रेमिंग भी हम एट द सेम टाइम कर रहे होते हैं। हम रीफ्रेमिंग को अवॉइड करें ना, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। कि हम उसको ये ना कहें कि आपके थॉट की वजह से है कि आपके ऊपर साफ जुल्म कर रहे हैं, बट उसको कहें कि हाँ तुम्हारा वाकई में ये प्रॉब्लम है, तुम सही कह रहे हो, और उसमें फिर हम जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली टेक्निक यूज करते हैं, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है सीबीटी में टेक्निक। उससे आप उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, आप उसको बता दें कि किस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। और इसके ऊपर वो जो मैंने दूसरी बताई है आप असर्टिव ट्रेनिंग वाली में, डेवलपिंग एडॉप्टिव रिस्पॉन्सेज, वो भी आती है, तो वो आप यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। और किसी को क्वेश्चन? जी रहमा, आप पूछना चाह रहे हैं बेसिक? हाँ, साथ ही आप पहले बोलिए। बेसिकली इन सीपीटी अगर आप बेसिक्स को इसके देखें, वी आर ओनली वर्किंग ऑन थॉट्स, हम लोग इरेशनल थॉट्स को देख रहे हैं, इरेशनल बिलीव्स को देख रहे हैं, एंड वी आर चेंजिंग दैट, दैट इज द बेसिक ऑफ सीबीटी। और उसका ये क्रिटिसिज्म है, रीफ्रेमिंग करना, कि आपने थॉट को आप ये कह रहे हैं उसको कि भाई आपके थॉट पे प्रॉब्लम, आपके ऊपर सास ने जुल्म किया तो आपके थॉट का प्रॉब्लम है, दिस इज अ क्रिटिसिज्म एंड वैलिड क्रिटिसिज्म, क्योंकि बेसिक उसकी यही है। बट उसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर सिखा दें तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से उसका प्रॉब्लम आप हल कर दें, दैट इज ऑल्सो गुड टेक्निक, आप चूज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आप ये नहीं कहेंगे कि आपके थॉट की वजह से या कि आपके सास आपके ऊपर जुल्म कर रही है, आप उसको कहेंगे चलो सास तुम्हारे पर जुल्म कर रही है, ठीक है, तुम सही कह रही हो, हम तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक फिर आप यूज करके उसको सॉल्व करते हैं 3 स्टेप्स में। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम सलमा, आपने मेरी तारीफ की।
वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सर जफर, आपने मेरी तारीफ की। असल में अल्लाह ताला की तरफ से सारा कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला ने जो मुझे इल्म दिया वो मैं मान रहा हूँ और अल्लाह ताला की वजह से ये कि आप लोगों को ये पसंद आया। सर कैन वी गेट द स्लाइड? अनफॉर्चुनेटली नो, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। वो मैंने पॉलिसी चेंज कर दिया। लास्ट टाइम मैंने स्लाइड शेयर करता होता था, स्टूडेंट्स ने क्या किया कि स्लाइड्स ले ली मेरी और अपना नाम सिर्फ चेंज करके तो यूनिवर्सिटीज में जाके प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। अब यूनिवर्सिटीज में जब जाके ये प्रेजेंट हो रही है तो ये प्लेजरिज्म में आता है और वो प्लेजरिज्म हर यूनिवर्सिटीज में बहुत शदीद उसकी मुसीबत है और अलाउ नहीं होती, जिसकी वजह से मैं स्लाइड्स मैंने देना छोड़ दिया। जो लेकिन वीडियो अवेलेबल है, वीडियो से आप सीखिए, अपने नोट्स बनाए और अपने नोट्स को फिर उससे स्लाइड्स बनाए और यूनिवर्सिटी में जाके प्रेजेंट करें। आप देखें आपका एक ग्रेड कैसे मिलता है। इन साहब ने भी ये ग्रेड लिए हुए हैं जो हमारे बिलवेड आर एंड टी बैक है। कितनी इन्होंने ऑनरेरी डिग्रीज ली है। आप जो गूगल पे जाके सर्च है, क्या कुछ नहीं अचीव किया इन्होंने। एंड ही डिड नॉट डू दैट ईदर, प्लेजरिज्म तो नहीं किया। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द स्लाइड्स। बट और कोई क्वेश्चन है पूछें। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो पेशेंट है वो काफी डीप प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं, बड़ी शदीद प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं। दे आर नॉट लाइट प्रॉब्लम्स, वो काफी स्ट्रेसेस के साथ आ रहे थे, जिस तरह मैंने अभी बताया। जो मैं एक स्टोरी की जो मैं रेफर कर रहा था कि आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, वो एक लड़की की स्टोरी थी, एक इंडियन लड़की थी। आ, हाँ एग्जैक्टली लाइब, आप सही कह रही हैं। It's not always that the things are in our head, sometimes they are in real stress reply। एग्जैक्टली, बिल्कुल 100% यही मैं कहना चाह रहा हूँ जी। एक्चुअल जो क्रिटिसिज्म है मुझे है। आ, अच्छा, जो मैं स्टोरी बता रहा था दैट इज ऑफ एन इंडियन गर्ल जो कि रहती थी इंग्लैंड में। उसके अम्मी अबू जो थे बहुत जुल्म करते थे उस पर। समटाइम्स उसको मारा पीटा भी गया। उसको खाने के वक्त वो खुद तो अच्छे अच्छे खाने खा रहे होते थे, लेकिन जब उसको देने की बारी आती थी तो कूड़े से उठा के दे देते थे उसको खाना। समटाइम्स अपने उसके एक दफ़ा उसके अब्बू ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन शराब पी और उस लड़की उन सबको शराब दे रही थी और इन सब ने मिल के उसका रेप भी किया। उसके बाद क्या हुआ, इसी तरह उसकी शादी होगी और शादी होगी दूसरे घर चली गई, उधर भी उन्होंने इसी तरह जुल्म किया। सास ने जुल्म किया, मियाँ ने जुल्म किया, सब ने जुल्म किया। बेचारी करते 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 एट द एंड क्या हुआ, वो भागी वहां से। किसी गोरे बंदे ने उसको देखा बड़ी जख्मी हालत में, उसके बाजू टूटा हुआ था और वो लेटी हुई थी उसके बुशेस के अंदर। बुशेस आपको पता है ना, वो जो दरख्त होते हैं उनके अंदर लेटी हुई थी वो। उसको लेके गया, पहले पुलिस के पास लेके गया, पुलिस ने कहा नहीं उसको अस्पताल लेके जाओ। अस्पताल लेके गए, उसको इलाज कराया, उसको बेहतर किया। फिर इवेंचुअली ये चीज़ मीडिया में आ गई थी और मीडिया में आगे से उसकी हालत बेहतर हो गई थी लड़की की। और ये स्टोरी जो सी है, मुझे उस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हर स्टोरी इज अवेलेबल, मेरा ख्याल है BBC ने इंटरव्यू किया उसको, इस लड़की का, जिसकी मैं रेफर कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चन जी? थैंक यू सो मच मिस नाजिया, आपने मेरी तारीफ की, थैंक यू सो मच। एज ए सेड, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपको, एक तो मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और नंबर टू अल्लाह ताला की वजह से है कि आपको पसंद आया मेरे। इट्स नॉट माय ओन ब्रिलियंस। सादिया आपका माइक अनम्यूट है, अगर आप कुछ पूछना चाह रही हैं तो पूछें। सर इन द फ्यूचर सेशन विल यू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रोल प्ले? एक्चुअली फ्यूचर में ना मैंने और भी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे काफ़ी सारे। वन ऑफ माई प्रोजेक्ट इज सेक्सुअल हरासमेंट, जिसपे मैं नेक्स्ट वेबिनार देना चाह रहा हूँ। एंड दैट विल आल्सो बी, आई थिंक इट विल बी वेडनेसडे और सैटरडे। वेडनेसडे, सैटरडे को, संडे को होता है। तो उस पर मैं बात करूंगा। फिर मैंने और थेरेपीज पर बात करनी है, स्पेशली क्लाइंट सेंटर्ड पे, प्ले थेरेपी पे, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी पे, उन सब पे मैंने बात करनी है। तो इस पे मुझे वापस आना जो है ना, एक प्रॉब्लम बन जाएगा फॉर अ शॉर्ट
period of time. But what I can do is, जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ आप वो करना चाहती हैं, आप कोर्स में आ जाएं, कोर्स में मैं फिर सारी जो टेक्निक्स हैं इसकी यूज करूँ. दीज आर जस्ट मेंशन मैंने यहाँ पे किए हैं. कि बाकी भी ये सारी टेक्निक्स हैं, इसके अलावा भी काफी सारी टेक्निक्स हैं जो कि मैं कोर्स में करवाऊंगा. वो मैं सारी की सारी किस तरह आप एज अ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट आप बैठ के लैब कोट पहन के आप लोगों को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो मैं सारा सिखाऊंगा विद डिफरेंट डिसऑर्डर्स एंड केसेस. तो वो कोर्स को आप ज्वाइन कर लें. ओके सर, थैंक यू सो मच. ठीक, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया, आपने मेरा लेक्चर सुना. एनी क्वेश्चन? आई एम सिटिंग हियर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. सर मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ अगर आपकी इजाजत हो? डेफिनेटली मैम, करें. 100 क्वेश्चंस करें, एक हाँ. नहीं. थैंक यू सो मच. मुझे ये क्वेश्चन करना है कि अगर आप कोई प्रॉपर लिंक या अपना ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पर इनबॉक्स कर दें चैट बॉक्स में, ताकि हम आपसे कांटेक्ट में रहें कि कोई कोर्स हो रहा है, कोई वेबिनार हो रहा है, तो उसका लिंक हमें डायरेक्ट आपसे मिल सके तो बहुत अच्छा होगा. कोर्सेज में मैं इंटरेस्टेड हूँ. अगर आपकी मुनासिब फीस रखते हैं तो मैं ये सारे कोर्सेज करना चाहूंगी. तो आप मुझे अगर आप ईमेल एड्रेस या प्रॉपर कोई लिंक दे दें. थैंक यू हाँ, सो मैं मच. चैट में लिख देता हूँ. एनी अदर क्वेश्चन आप बता दें जब तक मैं ये लिख रहा हूँ. दिस इज माय ईमेल एड्रेस और मेरे एक ग्रुप का लिंक.